अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में जो है हम बात करेंगे प्रेमचंद की नावल गौदान के बारे में। प्रेमचंद की नावल जो है नावल के बारे में, गौदान के बारे में हम आज बात करेंगे। गौदान नावल जो है प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल है गौदान। और आखिरी अगर हम बात करेंगे इनका आखिरी जो है नामुकम्मल नावल कौन सा है, इनका आखिरी नामुकम्मल नावल जो है उसका क्या नाम है। प्रेमचंद को जो है आखिरी मुकम्मल नावल है, आखिरी नामुकम्मल नावल है इनका ये। अब इसका नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये नावल जो है गौदान जो है प्रेमचंद का मुकम्मल नावल है, जिसे कब लिखा गया है तो 1936 ईस्वी में जो है इस नावल को लिखा गया है। और इसी साल जो है प्रेमचंद की वफात भी हुई है। और प्रेमचंद का मुझे याद आ गया, जो प्रेमचंद का सॉरी जो नावल है, जो कि नामुकम्मल इनका आखिरी नावल है, जिसका नाम है मंगलसूत्र। प्रेमचंद का जो नामुकम्मल नावल है जिसका नाम मंगलसूत्र है, वो आखिरी इनका नामुकम्मल नावल है। और अगर हम मुकम्मल नावल की बात करेंगे, वो नावल कौन सी है तो गौदान इनकी मुकम्मल और आखिरी नावल है। इसके बाद हम बात करेंगे जिसे उन्होंने, यानी कि जिसे उन्होंने मैदान अमल के बाद 1932 ईस्वी में लिखना शुरू किया था। और इसे कब मुकम्मल किया था तो 1935 में मुकम्मल किया था। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल जो है गौदान है, जिसे उन्होंने, यानी कि जिसे प्रेमचंद ने मैदान अमल के बाद 1932 में लिखना शुरू किया था। और इसे पाए तकमील को जो है कब पहुंचा गया तो 1935 में इसे मुकम्मल किया गया। और प्रेमचंद ने नावल गौदान प्रेमचंद ने जो है नावल गौदान को अपने सरस्वती प्रेस बनारस से हिंदी में 1936 ईस्वी में शाया किया था। इस नावल को कब शाया किया गया था 1936 में जो है इस नावल को शाया किया गया था। और इसे लिखना शुरू कब किया गया था तो 1936 में इसको लिखना शुरू किया गया था और 1935 में इसे मुकम्मल किया गया था। और 1936 में जो है इसे शाया किया गया। प्रेमचंद ने अपना नावल गौदान को अपने सरस्वती प्रेस, जो कि बनारस से निकलता था, वहां से इसे जो है हिंदी में शाया किया 1936 ईस्वी में। और इस तरह नावल गौदान पहले पहल हिंदी में शाया हुआ था। पहले किस में शाया हुआ था हिंदी में शाया हुआ था। और फिर 1937 यानी कि एक साल बाद 1937 में मुंशी प्रेमचंद की वफात के बाद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद की वफात जो है कब हुई है 1936 में ही। और इसके एक साल बाद, इनकी वफात के एक साल बाद, यानी कि 1937 के में जो है मकतबा जामिया दिल्ली से जो है शाया हुआ था। किसमें उर्दू में शाया हुआ था 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में। इससे पहले जो है 1936 में जो है हिंदी में शाया हुआ था सबसे पहले। और एक साल बाद उर्दू में शाया हुआ था मकतबा जामिया दिल्ली से। इसके बाद हम बात करेंगे नावल गौदान का प्लॉट जो है मुकम्मल और मरबूत है। इसका प्लॉट जो है क्या है, मुकम्मल और मरबूत है। नावल गौदान का प्लॉट मुकम्मल और मरबूत। इसका प्लॉट गांव से मुतलिक है।
नावल गौदान का प्लॉट जो है किससे मुतल्लिक है, तो गांव से मुतल्लिक है, लेकिन इसके प्लॉट में पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई देती है। पूरे हिंदुस्तान की झलक जो है इसके प्लॉट में दिखाई देती है। और उसके बाद नावल गौदान एक ज़ख़ीम नावल है। इसके बारे में जो है हमने पहली बात की है, ये एक ज़ख़ीम नावल है। नावल गौदान जो है पहला ज़ख़ीम नावल है। इसमें कितने अबवाब है, 36 अबवाब है। इसमें कितने अबवाब है इसमें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप याद रखेंगे नावल गौदान में कितने अबवाब है, तो 36 अबवाब है नावल गौदान में, 36 अबवाब है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बात करेंगे इस नावल के बारे में। गौदान में जो है प्रेमचंद ने इस वक्त के समाज, किसान, मजदूर और सरमायादारों की कश्मकश को नावल का मौजू बनाया है। गौदान में जो है प्रेमचंद ने इस वक्त के समाज, यानी कि जो उस वक्त का समाज था, जो उस वक्त के किसान थे, जो मजदूर थे और जो सरमायादार थे, क्या थे, जो सरमायादार थे, उनकी कश्मकश यानी कि उनकी मेहनत, यानी कि उनकी कश्मकश, उनकी मेहनत को नावल का मौजू बनाया है प्रेमचंद ने। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस नावल का जो है खुलासा ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आपको जो है नावल का खुलासा पढ़ने के बाद आपको अच्छी से नावल में समझ आ जाएगा। अगर हम क्लास में जो है इस नावल का खुलासा पढ़ेंगे तो क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो है हम इनके किरदारों के बारे में आगे बात करेंगे। इस नावल के जो किरदार है आप बात करेंगे, लेकिन आप खुद जो है इस नावल को पढ़ेंगे, तभी जो है आपको ये नावल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस नावल के किरदार जो है, अगर हम मरकजी किरदारों की बात करेंगे, इस नावल के मरकजी किरदार जो है कौन है, हूरी है, जो कि इस नावल का हीरो है। हूरी, दनिया और गोबर। हूरी, दनिया और गोबर जो है इस नावल के क्या है, मेन किरदार है, यानी कि मरकजी किरदार है। सबसे पहले हम हूरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, हूरी के बारे में हम बात करेंगे। हूरी जो किरदार है, हीरो है इस नावल का, क्या है, इस नावल का हीरो है, जिसे बड़े बड़े काश्तकार किस नाम से पुकारते हैं, तो महतू के नाम से। महतू के नाम से जो है इसे बड़े बड़े काश्तकार जो है अदब से महतू कहते थे हूरी को। और उसके बाद जो दूसरा किरदार है, और ये हूरी जो है बेलारी गांव का रहने वाला किसान है। किस गांव का, बेलारी गांव का। बेलारी गांव का किसान है हूरी, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो दूसरा इसका जो किरदार है, जो कि मेन किरदार है, मरकजी किरदार है, दनिया। और दनिया जो है ये कौन है, हूरी की बीवी है, यानी कि इसकी बीवी है, हूरी की बीवी है। दनिया जो है हूरी की बीवी है। और उसके बाद हम बात करेंगे गोबर जो है इनका लड़का है। गोबर जो है हूरी और दनिया का बेटा है। गोबर हूरी का बेटा है, हूरी और दनिया का बेटा, इनका इकलौता बेटा है। और इनकी दो बेटियां हैं, जिनका क्या नाम है, इनकी दो बेटियां हैं, यानी कि जो है हूरी और दनिया के जो है दो बेटियां हैं, जिनका नाम है रूपा। रूपा छोटी वाली लड़की का नाम है, और सोना जो है बड़ी वाली लड़की का नाम है, रूपा और सोना। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जनिया। ये जनिया कौन है, ये जनिया कौन है, गोबर की बीवी है, जिसे वो भगा कर लाता है। जनिया हूरी की बहू है और गोबर की बहू है। और इन दोनों का, यानी कि गोबर और जनिया का बेटा जो है, उसका क्या नाम है, चिन्नू उसका नाम है। इनके बेटे का नाम चिन्नू है। उसके बाद बोला अहीर। बोला अहीर जो है ये कौन है, बोला
अहीर जो है कौन है? जनिया का बाप है, बाप है इसका, यानी कि गोबर की बीवी जो है उसका बाप है कौन? बोला अहीर, जिससे हुरी जो है गाय लेता है। इसी से जो है गोबर का बाप जिसका नाम है हुरी, वो गाय लेता है लड़की के बाप से, यानी कि जनिया के बाप से, जिसका नाम है बोला अहीर। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे जो इसके बाकी किरदार है। सोबा, सोबा जो है हुरी का भाई है, यानी कि जो किसान जो है कहाँ का रहने वाला है? बेलारी गांव का रहने वाला है। इसका भाई है सोबा, और एक भाई का नाम इसका है हीरा। इसका और एक भाई है जिसका नाम है हीरा, और एक भाई का नाम है सोबा। हीरा जो है हुरी का और एक भाई है जो गाय को जहर देता है, यही जो है गाय को जहर देता है। जब इसका खुलासा पढ़ेंगे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा क्यों ये अपने गाय को जो है जहर देता है। उसके बाद जो बाकी किरदार है इस नावल के, राय अगरपाल, ये कौन है? राय अगरपाल, ये राय अगरपाल जो है कौन है? राय अगरपाल जो है एक जमींदार है। कौन है? एक जमींदार। और दाता दीन एक पंडित है। दाता दीन क्या है? एक पंडित है। और इस पंडित के बेटे का नाम क्या है? माता दीन है। क्या है? दाता दीन के बेटे का क्या नाम है? माता दीन है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे और एक किरदार के बारे में, राम सेवक। ये राम सेवक कौन है? अहम किरदार है। राम सेवक जो है अहम किरदार है। इससे जो है हूरी जो है अपनी छोटी बेटी यानी कि रूपा को जो है बेचता है राम सेवक को 200 रुपये में। कितने में? 200 रुपये में अपनी छोटी बेटी रूपा को बेचता है, राम सेवक को बेचता है। इसके बाद बाकी किरदार भी जो है इस नावल के जो कि अहम है, जैसे कि मिस मालती हो गई जो कि लीडर है, सॉरी जो कि लेडी डॉक्टर है। क्या है? मिस मालती लेडी डॉक्टर है। मिस मालती ये एक लेडी डॉक्टर है। उसके बाद मिस्टर मेहता है जो कि फलसफे का प्रोफेसर है। और जो है इसका और एक किरदार है मिर्जा खुर्शीद जो कि मजदूरों की यूनियन का सदर है। और मिस्टर खन्ना जो कि बैंक मैनेजर है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रेमचंद के अखबार जो कि अहम है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये थे कुछ किरदार नावल के, इनके बारे में जो है हमने आपके साथ जो है बहस की है। अब हम देखेंगे इनके कुछ अकवाल। प्रेमचंद के अकवाल बहुत ही अहम है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रेमचंद के अकवाल, अब साथ साथ इनको लिख लीजिए। हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। ये किसका कॉल है? प्रेमचंद का कॉल है। हमें हुस्न का मायार बदलना होगा। हमें हुस्न का मायार बदलना होगा, ये प्रेमचंद का कॉल है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके बाद भी जो है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद जो दूसरा कॉल है इनका, तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाकिस है। किनके ख्याल में? प्रेमचंद के ख्याल में नाकिस है। तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान जो है मेरे ख्याल में नाकिस है, ये कॉल भी जो है प्रेमचंद का कॉल है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तरक्की पसंद मुसन्निफीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाकिस है, किसका कॉल है? तो प्रेमचंद का कॉल है। उसके बाद जो तीसरा कॉल है इनका, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जवहर हो, तामीर की रूह हो और जिंदगी की हकीकी रोशनी हो। लिख लीजिए, हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा। कौन सा अदब? जिसमें क्या क्या हो? जिसमें तफक्कुर हो, जिसमें तफक्कुर हो और क्या हो? आजादी का जज्बा भी हो
आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जवहर हो, हुस्न का क्या हो, जवहर हो, तामीर की रूह हो, तामीर की रूह हो, और जिंदगी की हकीकी, जिंदगी की हकीकी रोशनी हो। ये जो है प्रेमचंद का कौल है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके मुख्तलिफ जो है, जो मुख्तलिफ आरो ख्यालात है, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये थे अकवाल प्रेमचंद के। अब हम देखेंगे आरो ख्यालात जो इनके बारे में है, प्रेमचंद के बारे में जो है मुख्तलिफ लोगों की राय जो है, यहाँ पे वो देखेंगे आरो ख्यालात प्रेमचंद के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाना का हीरो बनाया है। ये किसने कहा है? प्रेमचंद के मुतालिक प्रेमचंद ने मेहनत कश मेहनत कशों को यानी कि मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया। एहतिशाम हुसैन का ख्याल है। किसका है? एहतिशाम हुसैन। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा ख्याल जो है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो है प्रेमचंद के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? प्रेमचंद को चलता फिरता गांव कहा है। प्रेमचंद को चलता फिरता गांव किसने कहा है? चलता फिरता गांव रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है प्रेमचंद को चलता फिरता गांव। उसके बाद अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसे गौदान का मुताला करना चाहिए। ये जो है सलाम संदेलवी का ख्याल है। सलाम संदेलवी का कौन सा ख्याल है? अगर कोई प्रेमचंद के हिंदुस्तान का मुताला करना चाहता है तो उसे किसका मुताला करना चाहिए? गौदान नावल का मुताला उसे करना चाहिए।